स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 10 सिविक्स का नया टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का क्या है? डिसेंट्रलायझेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ज्याला मराठी मीडियममध्ये आपण म्हणणार लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण। आता बघा स्टुडंट, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ डेमोक्रेसी म्हणजे काय होते पहिले मी वाचून घेतो, मग तुम्हाला एक्सप्लेन करणार। डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पॉवर इज अ सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Decentralization control misuse and also create the opportunities for political participation for the common people. The direct principle of state policy include the provision of democratic decentralization. One such important provision regarding empowering local self-government make genuine democratic governance a reality. After independence, several attempts were made towards democratic decentralization. One such important attempt is 73rd एंड 74 एमिडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक हायर इंग्लिश में एक एमिडेंट का मीनिंग है। एमिडेंट का मीनिंग मतलब क्या होता है कि अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अपना जो संविधान है, अगर उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको एविडेंट बोलते हैं। उसके कुछ लॉज में चेंजेस होते हैं। तो देखिए एक 73rd एंड 74th लॉ है, उसमें चेंज किया गया है। उसमें क्या किया गया है कि अभी लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट होता है उसको भी उन्होंने अटेम्प्ट करने की, यानी उसको भी उन्होंने बनाने की कोशिश की है। ओके, आता बघा डिसेंट्रलायझेशन म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण, म्हणजे लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण म्हणजे काय होते। आता बघा स्टुडंट की समजा की आता डिसेंट्रलायझेशन नसलं तर गव्हर्नमेंट कधी पण एकाच व्यक्तीच्या हातात असणार, आणि गव्हर्नमेंट कधी पण एका व्यक्तीच्या हातात असली तर हे त्या समाजाच्या किंवा त्याच्या म्हणजे त्याचा खूप वेगळा वाईट दुष्परिणाम होते। म्हणजे अभी कुछ अगर कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शन नहीं होते। तो क्या होते हैं, उसमें कुछ सिलेक्टेड ही लोग हैं, वो क्या करते हैं, वही बस रूलिंग में रहने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम इस सत्ता से अलग हटे, और वहाँ के लोगों को इतना पावर नहीं रहता कि वो अपने वोटिंग का यूज़ करके या कोई चीज़ यूज़ करके वो उधर के जो मेन है, उधर के लीडर या जिनके हाथ में पूरी सत्ता है, उनको सत्ता से अलग हटाए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ऐसा होता है कि कॉमन से कॉमन आदमी को भी गवर्नमेंट में आने की, सत्ता में आने की वो कोशिश करता है। अगर एक ही एक व्यक्ति के हाथ में अगर इलेक्शन नहीं हुआ, अगर एक ही एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता रही तो क्या होगा, अगर किसी आदमी को कोई बुरा हो रहा होगा, अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही होगी तो हमारे हाथ में पावर होता है कि उस गवर्नमेंट को सत्ता से निकाल देना। बट अगर प्रॉपर वे में इलेक्शंस नहीं हुए, कोई चीज़ नहीं हुई, तो क्या होगा कि वो गवर्नमेंट रेगुलर खुद ही रूल करते जाएंगी और हमारा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा कि हम वोट करें नहीं करें। पहले के ज़माने में कैसा होता था, पहले के ज़माने में जो आज से अगर मैं 50 या 60 साल पहले की बात करूँ तो उधर के लोग बहुत ज़्यादा, यानी उस ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। तो उनको क्या लगता था कि जो गवर्नमेंट के जो बड़े सत्ताधिकारी लोग हैं वही सब कुछ है, बट वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता था कि हमने ही इन लोगों को हमारे काम के लिए नियुक्त किया है, मतलब गवर्नमेंट ने इनको हमारे लिए ही रखा है। उनको ऐसा लगता था कि अगर वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होने की वजह से उनको ऐसा लगता था कि यही सब कुछ है, और ये अगर सपोज आपका घर का कोई काम कर रहे हैं, या सॉरी घर का तो नहीं बोल पाऊंगा, अगर आपके एरिया का कोई काम कर रहे हैं मतलब आप पे उपकार कर रहे हैं। पहले ऐसे लोगों की भावना थी, बट अभी टोटली चेंज हो गया है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो गए और अभी उनको समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो भी है वो हमने खुद ने बनाई है गवर्नमेंट है। मतलब अगर हमने लोगों को वोट दिया तभी वो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट का काम है अपना एरिया का डेवलपमेंट करना, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, उनकी कंट्री का डेवलपमेंट करना, हमारे अगर कुछ पब्लिक इश्यूज है उसको सॉल्व करना। ओके, अगर वो इस तरह से अगर कोई भी पब्लिक इशू सॉल्व कर रही है तो हम पे कोई उपकार न करते हुए वो अपने ड्यूटी को प्रॉपरली निभा रही है, ये उनका एक काम है। तो ये टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि डिसेंट्रलायझेशन का मतलब सत्तेचे विकेंद्रीकरण, लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांना इलेक्शनमध्ये किंवा सत्तेमध्ये सहभागी होता आले पाहिजे। एक कॉमन पेक्षा कॉमन माणूस पण त्याची अशी म्हणजे त्याला असं वाटत असेल की समाजात काहीतरी वाईट घडत आहे, तर आपण पुढे होऊन पुढाकार घेऊन समाजासाठी काहीतरी चांगलं करावा, समाजाच्या लोकांसाठी काहीतरी चांगलं करावा,
यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण म्हणजे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का क्या नाम है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब मराठी मीडियम में इसको क्या बोलते हैं? माहितीचा अधिकार। तर बघा, देखिए स्टूडेंट, नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का क्या नाम है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। मराठी मीडियम में इसको क्या बोलेंगे? माहितीचा अधिकार। हा जो रूल आहे किंवा हा जो लॉ आहे, तो लॉ 2005 या वर्षी यानी 2005 के साल में इसको अप्लाई हुआ जनरल लोगों के लिए। अब देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अगर गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट हो, स्कीम हो, जो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इसके बारे में लोगों को भी पता चले, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? वो पब्लिक की जाती है। इसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब इसमें से ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट पब्लिक नहीं करती है, जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा रहता है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर लीक होती है तो उससे हमें आगे फ्यूचर में चल के बहुत प्रॉब्लम जाती है। एज लाइक हमारे पास एयर फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, उसमें उसकी बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसे उनके कुछ ऐसे सीक्रेट्स अगर एजेंट्स रहते हैं या हमारे से कुछ सीक्रेट्स ये रहते हैं, उनके प्लान्स रहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कभी भी वो पब्लिक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे देश के सिक्योरिटी को खतरा है। फॉर एग्जांपल कि हमारे आर्मी में कितने, अगर आप आर्मी की अगर मैं बात करूं तो हमारे आर्मी में कितने लोग हैं, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो सकती है। बट आर्मी के जो भी सीक्रेट्स प्लान होंगे वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट कभी भी पब्लिक नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो प्लान का अप्लाई करना या वो प्लान को किस तरह से बनाना, प्लान को किस तरह बनेगा, वो सब काम करना वो आर्मी के कुछ ऑफिसर्स का है, नेवी के कुछ ऑफिसर्स का, अगर उनसे रिलेटेड नेवी रहा, रिलेटेड एयरफोर्स रहा, वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। और वो गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि ये इन्फॉर्मेशन जनरल लोगों को पता चले। ओके, अब देखिए क्या बोला है। सिटीजन एम्पावरमेंट इज द इसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड इंटरॅक्शन विथ द गवर्नमेंट। म्हणजे इसमें देखिए क्या बोला है, लोकशाहीत नागरिकांचे सक्षमीकरण अनेक मार्गाने झाले पाहिजे। नागरिकांना सहभागाची संधी देत असताना त्यांच्याशी असणारा शासनाचा संवाद वाढला पाहिजे। मतलब देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मतलब आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के किसी भी काम का आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। अगर आप लाइव एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके घर के पास अगर किसी सीमेंट रोड का इनॉग्रेशन हुआ या सीमेंट रोड का बनके जस्ट रेडी हुआ, तो क्या होगा, वहाँ पे लिखा रहेगा कि काम कब चालू हुआ, काम कब खत्म हुआ, इस काम को बनाने में कितना खर्चा आया। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता चलती है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये काम कैसे हुआ, क्या हुआ। अगर सच में अगर सपोज एक सीमेंट रोड, अगर 5 किलोमीटर का एक सीमेंट रोड होगा, अगर उसका उन्होंने अमाउंट लिखा होगा कि अगर 5 करोड़ या 6 करोड़, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा, जिसको जिज्ञासा वृत्ति हम आदमी बोलते हैं, अगर उसको सच में चेक करना होगा कि 5 करोड़ सच में लगे क्या, तो वो गवर्नमेंट से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है अबाउट करप्शन। अगर ये उस आदमी का, हम बोलते हैं कि उसका अलर्टनेस होता है कि अगर आपको भी अपने देश यानी अपने कोई भी एरिया में काम होता है तो आपको उसके प्रति आपको अलर्ट रहना चाहिए। कि अगर छोटा सा एग्जांपल, अगर आप 5 किलोमीटर रोड बना रहे हो, सीमेंट रोड, अगर उसको सच में अगर 5 या 6 करोड़ रुपए अगर लगते हैं, अगर गवर्नमेंट उसको अप्लाई करता है उस प्रोजेक्ट के लिए 6 करोड़ रुपए, तो सच में उसमें 6 करोड़ रुपए लायक ही काम होना चाहिए। अगर करप्शन की बात होती है, अगर 6 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और वो 4 करोड़ या 3 करोड़ का ही अगर एक बिल्कुल लो क्वालिटी का काम करता है, तो आगे फ्यूचर में चल के हमें प्रॉब्लम जाती है। फिर इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये रूल पास किया गया कि जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट को उनके कामों के लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। पहले हमें गवर्नमेंट की कोई भी वर्क के बारे में जानने का कोई भी हमें ये नहीं था, पर अभी वो हमें हो गया है। तो देखिए स्टूडेंट क्या बोला है, आफ्टर द ईयर 2000 द होल अप्रोच टूवर्ड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द चेंज। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आर कंसिडर्ड एज राइट ऑफ citizens. According citizens in India have got right to information, education and food security. This right have strengthened democracy in India. अब देखिए क्या बोला है,
इसवी सन 2000 नंतरच्या काळात नागरिकांसाठी सुधारणा करताना तो त्यांचे हक्क मानून सुधारणा करण्याचा कल वाढला. त्यानुसार माहितीच्या शिक्षणाच्या अन्न सुरक्षेचा हक्क भारतीयांना मिळाला आहे. या काळात भारतीय लोकशाही निश्चितपणे बळकट झाली. अब देखिए क्या बोला है कि ये जो लॉ है वो 2000 के बाद, साल 2000 के बाद लोगों ने वो ज़्यादा डिमांड करने लगे कि अब ऐसा पूरा गवर्नमेंट के काम और पब्लिक उसके बीच में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. तो तब जाके 2005 में ये लॉ जनरल लोगों के लिए अप्लाई किया गया. इस लॉ में ऐसा बोला गया है कि हमारे देश के साधारण से साधारण लोगों को रिलेटेड फूड, एजुकेशन एंड सेफ्टी से रिलेटेड सारे उनको लॉज पता रहना चाहिए, उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज पता रहनी चाहिए. तो ये हमारे डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ऐसा कहा जाता है. तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सामाजिक न्याय व समता. इंग्लिश में इसे बोलेंगे सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. अब देखिए क्या होता है. सामाजिक न्याय व समता हे आपल्या संविधानाचे उद्दिष्ट आहे. या दोन मूल्यांवर आधारलेला एक नवा समाज निर्माण करणे हे आपले ध्येय आहे. त्याला सोशल जस्टिस अँड इक्वालिटी आर द इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन is given the guideline to establish new society based on these two values. अब देखिए सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय एंड इक्वालिटी. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आज से मैं अगर 100 साल पहले की बात करूं या 200 साल पहले की बात करूं तो हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं थी. हमारा जो भी सोसाइटी है वो कास्ट के हिसाब से पूरा डिवाइड किया गया था. अपर लोगों का अलग कास्ट, लोअर लोगों का अलग कास्ट. तो हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में इक्वालिटी नाम की चीज़ नहीं थी. बट आज जो भी हुआ है, आज जो भी है कि आज हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी है. हमारे जो भी संविधान है, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, वो इसी मद्देनज़र में, इसी सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बना गया है कि समाज के हर आदमी को, समाज के हर वर्ग को समान न्याय और जस्टिस मिलना चाहिए. समान न्याय और उसको हर जगह में उसको एक सेम तरह की उसको बिहेवियर मिलना चाहिए. अगर पहले ऐसा होता था कि जो हाईएस्ट क्लास वाला आदमी है वो लोअर क्लास वाले को बहुत ज़्यादा तुच्छ समझता था. बट आज ये टोटली चेंज हुआ गया है. एज पर हमारे न्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन बोलो या हम स्टडी से क्या हो गया, हम ज़्यादा हम पढ़ाई कर रहे हैं या तो उससे क्या हो रहा है, हमारे मन में सब सारे भाव हमारे मिट चुके हैं. एंड नेक्स्ट हमें इक्वालिटी ही बेस रख के हमें सबके साथ हमें बिहेव करना चाहिए. हमारे संविधान ने हमें यही चीज़ बताई है. और जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस हुआ है वो इक्वालिटी बेस किया है. मतलब समाज के हर आदमी को समान न्याय और उनको बिहेवियर मिलना चाहिए हर लोगों के, हर वर्ग के तरफ से. क्या बोला गया उसके बाद? सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे म्हणजे ज्या समाजाच्या बाबींमुळे व्यक्तीवर अन्याय होतो तो दूर करणे व व्यक्ती म्हणून सर्वांचा दर्जा समान असतो याचा आग्रह धरणे. जात, धर्म, भाषा, लिंग, जन्मस्थान, वंश, संपत्ती इत्यादीवर आधारित श्रेष्ठ व कनिष्ठ असा भेद न करणे और सर्वांना विकासाची समान संधी उपलब्ध करून देणे हे न्याय व समतेचे उद्दिष्ट है. अब देखिए क्या बोला गया है. To establish social justice is to remove the social conditions which are responsible for injustice and instead of equality of dignity for the individuals. The principle of justice and equality aim at ending discrimination in social status such as superior or interfere of the basis of caste, religion, language and gender, place of birth, race, property and giving equality opportunity of development to every individual. अब देखिए क्या बोला गया जो हमारे संविधान में है. तो उन्होंने देखो इस तरह से उन्होंने संविधान बनाया गया कि देखिए हमारे जो समाज में आप देखोगे कि अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं. कोई आदमी बहुत ज़्यादा अमीर होता है, कोई आदमी बहुत ज़्यादा गरीब होता है. बट जब बात जस्टिस की आती है और जब बात इक्वालिटी की आती है तो बोला गया है कि आपको समाज, उसका कास्ट, उसका जेंडर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो भी रुतबा है वो सब ध्यान में न रखते हुए आपको सबके साथ आपको समान न्याय करना है. ये हमारे संविधान में बोला गया है. ओके, यहाँ पे उन्होंने वही बोला है कि उसका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे हुआ है, उसका रिलीजन कौन सा है, वो किस कास्ट को बिलोंग करता है, ये सब चीज़ें न ध्यान में रखते हुए आपको सबके साथ एक समान
इक्वलिटी से आपको रहना है, आपको सबके साथ आपको समानता से रहना है। To establish justice and equality efforts are made of level of society, but the government efforts and policies on this front are more important. For democracy to be inclusive, one must try to bring all sections of society into the mainstream. Democracy is a fact process of accommodating different sections in society. Democracy help in reducing social conflicts. Let us take the review of efforts made in Indian direction. अब देखिए उन्होंने क्या बोला गया है, सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करण्यासाठी समाजात सर्व स्तरांवर प्रयत्न करावे लागतात, परंतु शासनाच्या धोरणाच्या अन्य प्रयत्नांना विशेष महत्त्व असते. लोकशाही अधिकाधिक सर्वसमावेशक होण्यासाठी सर्व सामाजिक घटक मुख्य प्रवाहात आले पाहिजे. लोकशाही सर्व समाज घटकांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया. अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, अगर सबको इक्वलिटी से रहना चाहिए, तो ये तो हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, बट इसके लिए गवर्नमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी अगर स्कीम ला रही है, कोई भी लॉ ला रही है, तो उनको समाज की जितने भी वर्ग है, जितने भी कास्ट है, उनको ध्यान में रखते हुए उनको ऐसी कोई भी स्कीम नहीं लाना चाहिए कि जिससे अमीरों का फ़ायदा हो और गरीबों का नुकसान हो. तो ऐसे अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर ऐसी स्कीम लॉन्च करती तो क्या है, अमीर लोग और अमीर बनते जाएंगे, गरीब लोग और गरीब बनते जाएंगे. अगर उसने कोई भी कास्ट रिलेटेड स्कीम लॉन्च की जिससे अगर उच्च वर्गीयों को फ़ायदा हो, तो क्या होगा, इससे जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनके प्रति क्या होगा, उच्च वर्गीयों के लिए क्या होगा, उच्च वर्गीयों के प्रति उनके लिए एक थोड़ी द्वेष की भावना निर्माण होगी. सेम एग्जांपल, अगर कोई भी अगर गवर्नमेंट अगर स्कीम लॉन्च करती है, अगर उस स्कीम का बस फ़ायदा अगर जो अपने लोअर कास्ट वाले लोगों को होगा, तो क्या होगा, तो इसके प्रति क्या होगा, जो उच्च वर्गीय है, ऐसे टाइम में क्या होता है, जो उच्च वर्गीय लोग हैं तो उनके जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनके प्रति उनको द्वेष निर्माण होता है, जलन निर्माण होती है. इससे क्या होता है, इससे हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इससे कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे इसमें जाति दंगे हो जाते हैं. ये अभी तो नहीं होते थे, बट आज से कुछ साल पहले बहुत हमने देखे जाति दंगे, ये सब चीज़ें देखे. तो ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कि अगर वो कोई भी पॉलिसीज, कोई भी स्कीम्स, कोई भी लॉ अगर बनाती है तो उसमें समाज के सभी वर्ग का ध्यान रख के उन्होंने उस लॉ को, उस स्कीम को उन्होंने पब्लिकली करना चाहिए. मतलब ये वो स्कीम लॉ सब पब्लिक ने अप्लाई करना चाहिए. तो देखिए स्टूडेंट, आज हमारे यहाँ पे पूरा टॉपिक खत्म हो गया है. आज का टॉपिक खत्म हो गया, कल हम और कुछ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के आपको शेयर करना है. थैंक यू.